हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं JNV एग्ज़ाम 2023 का यह वीडियो भाग 4 लेकर आया हूं। अगर आप लोग बाकी पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक। तो समय न गंवाते हुए चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए, लिखा है 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो बच्चों जान लो, सबसे पहले जिसका भी प्रतिशत निकालना है, किसका निकालना है, 360 ग्राम का, तो उसको लिखना हमेशा अंश में, बटे चिन्ह के ऊपर अंश में लिखना है। तो 360 ग्राम का हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। अब कह रहा है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो जिसका हिस्सा है वो उसको लिखना है बटे चिन्ह के नीचे हर में। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखें, लिखने के बाद ऊपर ग्राम में लिखा है, नीचे किलोग्राम में, तो दोनों को एक समान इकाई में बदलेंगे। तो ऊपर वाला जिसका प्रतिशत निकालना है वो ग्राम है, तो नीचे वाले को भी ग्राम बनाएंगे। क्लियर। तो 3 किलोग्राम का कितना होता है ग्राम में, 3000 ग्राम, क्योंकि किलो माने ही होता है 1000, किलो माने 1000। तो भाई 3 किलोग्राम, तो इस किलो की जगह में 1000 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 किलोग्राम। तो इस किलो की जगह में 1000 लिख देंगे तो इसके साथ गुणा नहीं हो जाएगा, 3000। तो इस तरह 3 किलोग्राम का अर्थ क्या हुआ, 3000 ग्राम। इस तरह दोनों का इकाई समान हो गया। और इस तरह लिखने के बाद हमको क्या करना है, चूंकि प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रतिशत जब भी ज्ञात किया जाता है किसी भिन्न का, तो 100% से गुणा कर दिया जाता है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, मतलब 100% से उसका गुणा कर दो, प्रतिशत में बदल जाता है। बस हमको इस 360 ग्राम और 3000 ग्राम बटे 3000 ग्राम, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, तो 100% से गुणा कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे, देखो ऊपर 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 12 36, तो ये बन गया 12। और यहाँ क्या बचा है 1, तो 12 एक कम 12, तो इस तरह हो गया 12% आंसर। यानी कि ये जो 360 ग्राम है 3 किलोग्राम का 12% है। बच्चों, आप लोग पेपर देते हो, परीक्षा देते हो, तो उसमें जितना आपको प्राप्त उस बच्चों आप लोग जब परीक्षा देते हो तो किसी भी विषय में जितना भी प्राप्तांक मिलता है, मान लीजिए 50 नंबर का था कोई पेपर, तो उस 50 नंबर को लिखना नीचे। अब मान लो उसमें आपको 40 नंबर मिला 50 नंबर के पेपर में, तो ये कितना प्रतिशत है जानना है, तो क्या करेंगे, इस तरह 40/100 यानी प्राप्तांक के ऊपर अब पूर्णांक यानी कुल कितने नंबर का था उसको नीचे लिखना, और फिर उसका 100% के साथ गुणा कर देना, तो प्रतिशत पता चल जाता है। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100। अब यहाँ 2 और यहाँ 40, तो 40 दूनी 80, यानी कि 80% अंक मिला। इस तरह से जब भी आपको किसी परीक्षा में कितना नंबर मिला उसका प्रतिशत जानना है, तो प्राप्तांक को ऊपर लिखना, कुल कितने नंबर का पेपर था उसको नीचे, फिर 100% से गुणा कर देना। क्लियर। इस तरह से उत्तर मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं, 5555 को लिखा जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न आया था। इसके लिए आपको केवल क्या जानना है, स्थानीय मान या किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं ये आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन से कैसे जानते हैं, क्या लिखा है 5000, तो 5000 इसमें तो लिखा है, देखो तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में 5 लिखा मैंने 5000 है। फिर लिखा है 500, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा में 5 नहीं लिखा है, 0 लिखा है, तो 500 तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये उत्तर गलत है। यहाँ देखें हज़ार में 5 लिखा है, सैकड़ा में भी 5 लिखा है, लेकिन लास्ट में देखो 55 लिखा है, तो इसमें तो 55 लिखा ही नहीं है, 5 लिखा है। यहाँ देखें सी ऑप्शन, यहाँ भी 50 लिखा है, 55 लिखा ही नहीं है। इसमें देखें तो 55 भी लिखा है, 500 भी लिखा है, 5000 भी लिखा है। इस तरह ये ऑप्शन डी क्या है जी, सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह इसको बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में।
एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 20 है तो विक्रय मूल्य है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। देखो बच्चों, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दो चीज हो सकता है, या तो हो सकता है वो लाभ या हो सकता है हानि। चूंकि प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया है, इससे सिद्ध होता है कि जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है वो लाभ ही है, यानी कि ये 240 रुपये क्या है, वास्तव में लाभ है। और उसका प्रतिशत भी दिया है, लाभ प्रतिशत कितना है, 20%, यानी कि इस 20% के बराबर ये 240 रुपये है। ये क्लियर हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य का प्रतिशत के रूप में मानते हैं। याद रखो हमेशा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को 100% ही माना जाता है। क्रय मूल्य को हमेशा कितना माना जाता है, 100%। तो क्रय मूल्य को मान लो 100% है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर क्या मिलता है, लाभ मिलता है, क्योंकि लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक होता है, ज़्यादा में बेचे रहते हैं, और क्रय मूल्य कम यानी कि कम में खरीदते हैं। तो इस तरह लाभ बराबर प्रश्न में दिया है 240 रुपये और लाभ का प्रतिशत दिया है 20%, यानी कि इस 20% के बराबर ही 240 रुपया है। तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दो, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दो, तो क्रय मूल्य का प्रतिशत है 100%, यहाँ माने हैं 20% लाभ है, ये प्रश्न से पता चल रहा है। तो कुल मिला के इसको दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 120%, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120%। अब देखो अगर हमको विक्रय मूल्य का भी प्रतिशत पता हो, लाभ का भी प्रतिशत पता हो, और उस कंडीशन में विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो उसका एक सूत्र होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है लाभ कितना हुआ और बटे लाभ का प्रतिशत, और गुणा कर दो फिर विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो इस तरह से उसका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो देखो लाभ 240 हुआ था, लाभ प्रतिशत 20% और 120 क्या है, विक्रय मूल्य का प्रतिशत मान है, यहाँ निकाले हैं ना। अब चलिए हल करते हैं, देखें 1 0 कट गया, 2 1 कम 2 1 कम 2 दूने, तो इस तरह 2 12 24 से 12 बन गया, तो 12 गुणित 120, तो 12 गुणित 120 करेंगे क्या होगा, 12 12 में 144 और शून्य के शून्य, यानी कि 1440 रुपये, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य जो कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आशा है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। बच्चों यहाँ ध्यान दो, लंबाई पहले लिखा है, तो जो पहला संख्या दिया है वो लंबाई है, चौड़ाई दूसरे नंबर पर लिखा है तो 10 मीटर लिखा है वो चौड़ाई है, सबसे लास्ट में ऊंचाई दिया है तो लास्ट में जो संख्या लिखा है वो ऊंचाई का होगा। ये चीज़ भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, ये प्रश्न में पूछा गया था। तो देखो खाली भाग कैसे जानेंगे, कुल धारिता, उस टंकी में कुल कितना पानी भरा जा सकता है, उसमें से भरे गए पानी को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कितना भाग खाली है। तो देखो धारिता का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस तरह लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करेंगे तो 11 दहम 110 और 110 निया 990, ये हो गया। अब भरा कितना है, तो 11 लंबाई है, चौड़ाई 10 और 6 मीटर भरा हुआ है। तो इस तरह 11 दहम 110 110 छक्का 660 हो गया। अब कुल धारिता में से भरा हुए भाग को घटा देते हैं तो कितना मिला, 330। कितना मिला, 330। बस अब 990 में से 330 भरा है ये जान गए, तो 330 को ऊपर लिखेंगे, 990 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि कुल को हमेशा नीचे लिखा जाता है और उसके अंश को यानी कितना भाग भरा उसको ऊपर। तो इस तरह इसको देखो कटाएंगे तो क्या हुआ, 33 से कम 33 दिया, यानी कि 1/3 भाग खाली है, ये पता चल गया। और यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, इसको दूसरे तरीका से भी हल कर सकते थे। कैसे, देखो टंकी में पानी की ऊंचाई को हमेशा ऊपर लिखो और टंकी की ऊंचाई नीचे। तो टंकी में पानी की ऊंचाई कितना था, 6 मीटर, और टंकी की ऊंचाई 9 मीटर। तो इसको हल करेंगे तो 3 दूनी 3 तिया यानी 2/3 भागे क्या था, भरा था, इतना भाग भरा था। तो खाली कितना था यहीं से पता चल गया, 3 में से 2 भरा था, इसका मतलब 1 भाग खाली था, तो 1/3 भाग खाली था, ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका खाली भाग जानना है तो टंकी की ऊंचाई में से पानी की
ऊंचाई को घटा के फिर टंकी की ऊंचाई से भाग कर दो। तो इस तरह देखो ये हो गया टंकी की ऊंचाई और पानी भरा था 6 बटे टंकी की ऊंचाई। तो इस तरह 9 में से 6 गया 3, 9 की 9, तो इस तरह फिर वही 3 एक कम 3 दिया तो 1/3 ही आता है। ठीक, तो इतना सारा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पता चल गया रे भाई 9 मीटर में से 6 मीटर भरा है। तो यहीं से पता चल गया ना कि 3/9 खाली है। इसको हल करेंगे तो 3 एक कम 3 दिया 9। ठीक, तो इस तरह बहुत सरल प्रश्न था, केवल भिन्न को समझने की देरी है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक हॉल के फर्श की विमाएँ का अर्थ है यहाँ लंबाई चौड़ाई से। ठीक, 12 मीटर तथा 10 मीटर है को पूरी तरह ढकने के लिए विमाएँ 10 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। अब देखो कोई फर्श है कमरे का, उसमें टाइल्स लगाना है। तो ये कमरे की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, विमाएँ है मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई है। और नीचे में देखो यहाँ दिया है टाइल्स की विमाएँ, यानी कि टाइल की लंबाई चौड़ाई कितने लंबाई चौड़ाई माप की है, तो 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। याद रखो कितना टाइल की संख्या लगेगा, यानी टाइल कितने टाइल्स लगेंगे ये जानना है। तो हमेशा फर्श की जो लंबाई चौड़ाई है या उसका क्षेत्रफल दिया है तो उसको लिखना है अंश में और बटे में एक टाइल की लंबाई चौड़ाई लिखा जाता है। तो देखो प्रश्न में दिया है 12 मीटर गुणित 10 मीटर, हमने फर्श का लंबाई चौड़ाई ऊपर लिख दिया और नीचे एक टाइल की लंबाई चौड़ाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि टाइल की जो लंबाई चौड़ाई की माप है वो सेंटीमीटर में है और कमरे की जो लंबाई चौड़ाई की माप है वो मीटर में है। तो दोनों को एक समान करना जरूरी है। तो टाइल की माप जिस इकाई में दिया है उसी इकाई में कमरे के माप को करना है। तो 12 मीटर को क्या बनाएंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर और 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। इस तरह हमने इसको बदल लिया। अब बस इसको हल करना है, क्या करेंगे 1 0 इसके साथ कट गया। अब इसको देखो 8 एक कम 8, क्या बचेगा 4, 8 पंचे 40, 8 शून्य 0, यानी 150 गुणित 100, क्योंकि ये 1 0 तो इसके साथ कट गया है। तो 150 गुणित 100 करोगे कितना आएगा 15,000। इस तरह उस कमरे में 15,000 टाइलें कुल लगेंगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, ध्यान क्या देना है, जब भी किसी फर्श में किसी कमरे में कितने टाइल्स लगेंगे ऐसा प्रश्न आए तो बस करना ये है, फर्श का जो क्षेत्रफल है या उसकी लंबाई चौड़ाई जो दिया है उसको ऊपर लिखना है और एक टाइल का लंबाई चौड़ाई नीचे लिखना है। दोनों का इकाई समान करना है, समान करने के बाद घटा देना है, गुणा भाग करने के बाद जो भी उत्तर आएगा वही टाइलों की संख्या होती है। क्लियर। चले अगले प्रश्न में। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के साथ स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य है। देखो माना कि कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ऐसा मान के चलो। तो लाभ प्रतिशत का अंतर कितना है, देखो 15% लाभ और 8% लाभ, दो लाभ दिया है और दोनों का अंतर कितना है तो 7%। अब भाई उस अंतर का रुपया कितना है 56, कम मिलते हैं, माने कम या ज़्यादा क्या होता है वो अंतर राशि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लाभ में अंतर है 7% और इसी 7% के बराबर यह 56 रुपया है। ठीक, तो इस तरह 7% के बराबर 56 रुपया है तो 1% के बराबर क्या होगा 56/7 होगा। चूंकि हमेशा क्रय मूल्य को 100% माना जाता है, कितना माना जाता है 100%, तो इसलिए 1% का जान गए तो 100% का एक नियम से एक से अधिक का जानते हैं तो गुणा कर देते हैं। तो इस तरह 56/7 के साथ 100 का गुणा कर दीजिए, क्या हुआ 7 एकम 7 8 56, तो 8 गुणित 100 यानी कि 800 रुपये। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था 800 रुपये। यही उस प्रश्न का आंसर था। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का। प्रश्न लिखा है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं जानते हैं। माना कि बीच की संख्या x है तो प्रथम संख्या क्या होगा x - 1 होगा और तथा अंतिम संख्या x + 2 होगा। क्योंकि बीच की संख्या x मानोगे तो प्रथम संख्या 1 कम होगा ना। क्रमागत संख्या मतलब 1 कम होगा और अंतिम संख्या 1 से अधिक होगा। देखो ये बीच की संख्या माने x है तो ठीक पहले वाला संख्या 1 कम होता है, ठीक बाद वाला 1 ज़्यादा होता है, तो तीनों को जोड़े तो 15 होता है। ये लिखा है देखो 3 क्रमागत संख्याओं का फल 15 है। तो इसको अगर हल करें तो 1 से 1 से 1 से जोड़ दी क्या हो गया 3x है।
और ऋण 1 और ऋण धन 1, तो आपस में कट गए जी, क्या बचा 3x। 100 का मान जानना है तो 3 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। इस तरह 3 पंचे 15, 100 बराबर क्या मिला 5। ये बीच की संख्या है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, बीच वाली संख्या का वर्ग, तो बीच वाला संख्या मिल गया 5, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25। अतः यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। तो बच्चों, आज के यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।